कंट्री है छोटी सी आइलैंड कंट्री, पूरी पानी में डूब जाएगी थोड़े आने वाले सालों में, और नाम है उसका तुवालू। कहाँ पे लोकेटेड है? तो पैसिफिक ओशन के बिल्कुल सेंटर में। तो यहाँ पे आपने माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया की बात करी थी। माइक्रोनेशियन आप याद कर चुके हो। आज पॉलिनेशिया की एक कंट्री याद कर लो छोटी सी, विच इज तुवालू। तुवालू पॉलिनेशियन कंट्री है। इसी के साथ दो तीन और एग्जाम्पल याद रख लेना पॉलिनेशिया के। समोआ आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड्स है, टोंगा आइलैंड है, ये भी आपके पॉलिनेशिया में लोकेटेड करते हैं। पर आज जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो सिर्फ किससे रिलेटेड है? विच इज तुवालू, पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। अब जैसे ही पैसिफिक ओशन की बात आती है तो ये वाली आपकी चली यहाँ से, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिकन पार्ट, यहाँ से आएगी बेल्ट, और यहाँ पे ये क्या हुआ है इसको, रुको वर्ल्ड मैप मैं खुद ही बना देती हूँ, इसका कोई रोल नहीं है। देखो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट आ जाएगा, यहाँ साउथ अमेरिका आ गया, यहाँ पे फिर एशियन पार्ट है, और यहाँ पे छोटा सा ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पे कौन सी रिंग बनती थी? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो सबडक्शन कॉन्टिन्यूटी में हो रही है, मतलब ओशिनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबमर्ज करती जा रही है। तो अब हमने क्या पढ़ा कि पैसिफिक ओशन में ही लोकेटेड है ये जो तुवालू आइलैंड है। तो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस तो होती होंगी, और ऊपर से छोटा सा एरिया है, और है भी क्या चीज? तो आंसर याद रखना, ये एक तरह का एटॉल है। एटॉल आपने देखा था, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से कई बार कुछ स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसमें एक एग्जांपल आता है एटॉल्स का। एटॉल की एक स्पेसिफिक शेप होती है, ये आपको सर्कुलर नेचर का दिखेगा, ऐसे लगेगा रिंग लाइक स्ट्रक्चर कोई एग्जिस्ट करता है जब सैटेलाइट इमेजिंग इसकी करी जाती है। अब हुआ क्या, क्यों डूब जाएगा? तो सी लेवल राइज कर चुका है। नासा का एक डेटा आता है, और उस डेटा में 30 साल का पूरा इमेज कैप्चरिंग जो भी करी थी सैटेलाइट के जरिए, उस पर एनालिसिस करा गया। लास्ट ईयर यहाँ पे 2023 था, तो पीछे के 30 साल ऐड कर लो। उसमें क्या देखा गया कि 15 सेंटीमीटर तक का वाटर लेवल राइज किया है। और जितनी भी आपकी आइलैंड कंट्रीज हैं, अगर आपने केस स्टडीज देखी हो, कभी उनकी वीडियोस भी देखी हो, तो ये साइड में वॉल्स बनाते हैं बड़ी बड़ी, ताकि कल को सुनामी या फिर फ्लड रिलेटेड सिचुएशन बनती है तो पानी वहीं पे कंट्रोल हो जाए। पर खैर स्पीड बहुत ज्यादा होती है वाटर की, सबसे जो शार्पेस्ट वेपन भी माना जाता है वो भी वाटर ही है, बहुत प्रेशर से आता है, तो उस टाइम पे वॉल्स भी काम नहीं आती। चलो एनीवेज ये तो हुआ। और तुवालू की अगर देखोगे ना सी लेवल से हाइट, तो सिर्फ 2 मीटर्स की हाइट पे है, मतलब थोड़ा सा भी फ्लड आएगा तो सारा एरिया हिट कर सकता है। पॉपुलेशन भी बहुत कम है, सिर्फ 11,000 के आसपास की पॉपुलेशन है। और इनको बोला गया है अब कि आपको ना माइग्रेशन करनी पड़ेगी, मतलब जो तुवालुअन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने खुद ही बोला माइग्रेशंस करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हमने तो सबमर्ज हो ही जाना है, हमारी कंट्री तो नहीं बचेगी। तो इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने एक यूनियन ट्रीटी साइन करी, इसका नाम याद रख लेना, फैले पीली यूनियन ट्रीटी। ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमीशन है जो तुवालू में है, उन्होंने कहा है कि तुवालू के लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन बहुत स्पीड से फाइल करी हुई है, और माइग्रेशन शुरू हो चुकी हैं। बैलेट सिस्टम के जरिए 280 लोगों को एनुअली परमानेंट रेजिडेंसी प्रोवाइड करी जाएगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जैसे एप्लीकेंट अगर देखोगे तो अभी 8,000 के आसपास नंबर आ चुका है, सभी ने फाइल कर दिया हुआ है कि हमें भी यहाँ से निकलना है। ऑब्वियसली ये तो नहीं बोल सकते ना कि कहीं जैसे बूढ़े होंगे वो तो यही बोलेंगे कि हमने तो मर जाना है, हमने कहाँ डूबना है, पर बाकियों को तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि विद इन 2050 तक बोला गया है कि इनहैबिटेशन के लिए नहीं बचेगा एरिया, मतलब पानी में सबमर्ज कर चुका होगा। थोड़े टाइम के बाद तो आपको याद भी नहीं रहेगी, इसका गाइड बन जाएगा कि यहाँ पे कोई आइलैंड कंट्री भी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये वाली ट्रीटी आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरी जो कंट्री ऑप्शन में रहेगी वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की तरफ ये माइग्रेट करेंगे, परमानेंट रेजिडेंसी इनको दे दी जाएगी। हाँ, वोटिंग के ऊपर अभी कंसर्न है कि उनको वोटिंग राइट्स होंगे या नहीं, उसके ऊपर जो भी अपडेट्स आएंगे वी विल सी दैट। पर अभी के लिए इतनी सी अपडेट है, यहां तक क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा इसको ज्योग्राफिकली और देखते हैं। अब एक दिन भी आपने पढ़ा था, जब भी ओशिनोग्राफी पढ़ी जाती है आप बीच पे जाते हो डायरेक्टली कभी नहीं डूबते, रीजन कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है। आपने क्रस्ट की दो प्लेट्स पढ़ी थी, कौन कौन सी? कॉन्टिनेंटल और दूसरी ओशिनिक। ओशिनिक वाली भारी होती है, सबड्यूस कर जाती है कॉन्टिनेंटल वाली प्लेट के नीचे। तो जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे तो आपको डिफरेंट फीचर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। वॉल्केनिक इरप्शंस भी होंगी, ऊपर से ये तो है ही पैसिफिक ओशन वाला एरिया जहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बन रही है, ओशिनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबमर्ज करती जा रही है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज यहाँ पे होंगी, कैसे? नीचे एस्थेनोस्फेयर है, टेम्परेचर हाई होगा, रॉक्स यहाँ पे मेल्ट करेंगी, किस चीज की फॉर्मेशन होगी? मैग्मा की। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर की एक आदत होती है, बाहर कोई निकलता है,
वो चाहे कहाँ भी हो, है ना। तो प्रेशर बाहर को जैसे निकलेगा तो ये अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेके आएगा विच इज मैग्मा, और बाहर की तरफ को निकल जाएगा, प्रेशर रिड्यूस कर दिया। लावा की फॉर्म में आएगा, कॉन्टिन्यूअसली ऐसी वॉल्केनिक इरप्शंस होंगी, आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखने लग जाएंगे, जैसे ये देख लो। वॉल्केनिक फॉर्म कौन सी शेप होती है, ये कोन शेप, इनवर्ट कोन शेप ऐसी होती है ना, टोपी भी पहनते हैं हैप्पी बर्थडे पे, तो ऐसी शेप बनती है इन वॉल्केनोज की भी। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, सी माउंट। ये जो सी माउंट होता है प्रॉपर आपको कोन शेप दिखाई देगी, और ये पानी के नीचे सबमर्ज होगा, ठीक है। आपको ऊपर से नहीं दिखाई देगा कि यहाँ पे कोई चीज ऐसी स्टैंड भी करती है। एक और स्ट्रक्चर आपको दिखेगा विच इज ग्योट्स। ग्योट्स क्या होते हैं? अब हाँ, ये कटते रहते हैं कॉन्टिन्यूअस इरोजन की वजह से। हाँ, तो ये इनकी जो शेप होगी वो प्रॉपर कोन तो नहीं मिलेगी, ऊपर से कटी हुई मिलती है। ये भी पानी के अंदर सबमर्ज होते हैं। इवन जो हमारे एटॉल्स होते हैं, एटॉल में भी समझाने वाली हूँ, अभी याद रख लो, इतना सा सोच लो, एक सर्कुलर रिंग दिखाई दी थी ऊपर से, तो वो सेम वैसी होती है जैसे एटॉल्स दिखाई देते हैं, पर एटॉल जमीन पानी के ऊपर होते हैं। अब जब वो सी लेवल राइज कर रहा है तो उससे वो भी डूबेंगे, वो भी किसकी फॉर्म ले लेंगे, एक तरह की गायोट्स की तरह, क्योंकि वो भी पानी के नीचे सबमर्ज करके हैं सारे किसकी वजह से बने हुए, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से। फिर आपने एक वर्ड ट्रेंच पढ़ा था और एक मिड ओशियनिक रिज पढ़ा था। मिड ओशियनिक रिज याद रख लो, इस तरह से गया था ना, तो ये डाइवर्जेंस की वजह से बनता है हमेशा। और दूसरा था आपका ट्रेंच, ये कन्वर्जेंस या फिर सबडक्शन की वजह से बनता है, जब ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाती रहती है। यहां तक स्टोरी क्लियर हुई आपको? अभी ओशिनोग्राफी के ऊपर ज्योग्राफी में आप और डिटेल में पढ़ोगे, हमने थोड़ा इसको टच कर लिया सो दैट जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो कनेक्ट कर पाए। अब आते हैं कोरल रीफ्स के ऊपर। अब रीफ क्या होती है? तो एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपको शेल्टर मिल जाएगा। कोरल्स पढ़े थे एक दिन, टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मालदीव, लक्षद्वीप, सारी जगहों पे आपको ऐसे कुछ कोरल रीफ्स दिखाई देते हैं, टूरिज्म बड़ा ज्यादा प्रमोट होता है। दो चीजों की एसोसिएशन देखी थी, वन वाज एल्गी, दूसरा था पॉलिप। एल्गी रिस्पॉन्सिबल था इस कलर के लिए, और जो भी यहाँ पे फूड प्रिपेयर करा जाता है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो ना आप जमीन के ऊपर, बस वैसे ही केमोसिंथेसिस वगैरह नीचे भी करी जाती है, क्योंकि सनलाइट तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, और फोटोसिंथेसिस, फोटो लाइट तो चाहिए चाहिए, तो यहाँ पे कीमोसिंथेसिस वगैरह ज्यादा चलती है। और दूसरा जहां पे इनको शेल्टर मिल रखा है उनको बोलते हैं पॉलिप्स। और अगर अच्छे से इमेज देखनी है तो ये जो व्हाइट कलर का सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये पॉलिप्स है। और इनके ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की शवाल सी दिख रही है आपको, ये है एल्गी। एल्गी भी कौन सी? जूजेंथिली। ये ऐसे मत सोचना कि एल्गी नीचे है, ये इसके ऊपर बैठी हुई है ना। ये फूड प्रोवाइड कर रही है, कलर प्रोवाइड कर रही है। पॉलिप तो एक व्हाइट सा कलर आपको दिखेगा। अब ये व्हाइट ही कलर क्यों होता है? तो पानी के अंदर कौन सा कॉम्पोनेंट होएगा? कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, तो उसको पॉलिप्स एब्जॉर्ब करते रहते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम की तो हड्डियां भी बनी होती हैं, स्ट्रांग होती हैं नेचर में। तो जब ये खत्म हो जाते हैं ना, मतलब डेथ भी तो होएगी पॉलिप्स की एक टाइम पे आके, तो ये पीछे कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते जाते हैं। और जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट पीछे छोड़ जाते हैं, नए पॉलिप्स इनके ऊपर उगते चलते हैं। मतलब ये एक तरह से ऐसे सोच लो कि एंसेस्टर थे, अपनी जमीन छोड़ के गए अगली जनरेशन के लिए। तो अगले जो पॉलिप होंगे वो ग्रो करते करते एक टाइम आता है पानी से ऊपर भी आपको दिखाई देने लगते हैं। तो रीफ कैसे बनी? कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट किसने जोड़ा था? इन्हीं पॉलिप्स ने, जो पीछे रहेगी एंसेस्टर वाली जनरेशन। तो अब जैसे इसके ऊपर अगला पॉलिप बनेगा, इसके ऊपर अलग पॉलिप बनेगा, तो एक तो बिल्डिंग क्रिएट हो जाएगी, उसी को क्या बोल देते हैं? कोरल रीफ। ऐसा स्ट्रक्चर जो किसकी वजह से बना? कोरल्स की वजह से। अगेन कोरल जब भी आए तो दो चीजें ध्यान में रखनी है, पॉलिप्स एंड एल्गी, दोनों की एसोसिएशन की बात होती है। अब यहाँ पे आते हैं, कोरल रीफ्स भी फर्दर बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। आपने ना जमीन से इस डिस्टेंस को अज्यूम करते चलना है। जैसे मान लो मेरे पास ये लैंड मास है, और यहां जैसे ही मुझे कोई रीफ मिल जाती है, कोरल रीफ, जिसके ऊपर कोरल्स बने थे, रीफ बनी थी, देख लिया ना हमने स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ। अगर तो ये लैंड मास से काफी नजदीक होगा, अब नजदीक ओशन लेवल पे सोचना है आपने, ऐसे मत सोच लेना कि घर के बाहर, वैसे नहीं आएगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर तो नजदीक है तो इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग कोरल रीफ। अभी इतना ही सुनना पहले डिस्टेंस के बेसिस पे। अगला जो रीफ आता है दैट इज बैरियर रीफ, मतलब जमीन से थोड़ा दूरी पे दिखेगा। और इससे भी ज्यादा दूर देखोगे तो आपको सर्कुलर शेप की रिंग्स दिखाई देंगी, जिनको बोलते हैं एटॉल्स। और यहाँ पे जो तुवालू आइलैंड कंट्री है हमारी, यहाँ पे आपको एटॉल्स ही सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। 9 एटॉल्स है लगभग, और 9 में से 2 ऑलरेडी सबमर्ज कर चुके हैं
पानी के अंदर डूब चुके हैं। तो डिस्टेंस के बेसिस पे हमने देखा एटॉल काफी दूरी पे दिखेगा। अब आते हैं लगून्स के ऊपर। लगून का मतलब होता है एक छोटी सी वाटर बॉडी होगी जो बड़े वाटर बॉडी से सेपरेट हो चुकी है और बीच में कोई बैरियर भी आ चुका है। ठीक है, मैंने बैरियर रीफ की बात नहीं करी यहाँ पे, बस ये वाला बताया जहां पे इनहैबिटेशन होगी लोगों की, घर बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और बीच में एक वाटर बॉडी आ गई जिसको बोल दिया लगून। तो यहाँ पे एटॉल के केस में तो आपको बहुत बड़ी लगून मिलेगी। अब देखो सी लेवल राइज कर रहा है, जब सी लेवल राइज करेगा ये डूबेगा तो आपको ये गाइड की ही तरह दिखाई देगा। क्यों, गाइड भी क्या थे, सबमर्ज थे ना पानी के अंदर, ये वाला स्ट्रक्चर दिस वन, पर यहाँ पे ये सबमर्ज थे पानी के नीचे। तो अब जब ये तुवालू आइलैंड कंट्री आपकी पानी के अंदर पूरी तरह से डूबेगी तो ये भी किसका फॉर्म ले लेगी, एक तरह से गाइड का फॉर्म ले लेगी। नेक्स्ट दूसरी जो आपकी आती है दैट इज बैरियर रीफ भी इसको बोल देते हैं, जो बीच में जैसे आया था, कहीं फ्रिंजिंग रीफ था, एटॉल था, बीच में आपका बैरियर रीफ था। यहाँ पे भी लगून बनती है, मतलब एक बीच में मेन बॉडी होगी, उसके साइड में छोटे छोटे और कोरल रीफ्स होंगे और बीच में यहाँ पे बन जाएगा लगून। यहाँ पे भी लगून लेक्स मिलती हैं। जो फ्रिंजिंग वाले होते हैं कई बार छोटी सी लगून दिख भी सकती है, कई बार हो सकता है कि कभी खाली हो जाए, बारिश वगैरह लगी तो पानी का लेवल बढ़ जाए, तो पॉसिबिलिटी रहती भी है, नहीं भी रहती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में नहीं लगून दिखाई देती है, ऐसे रन ऑफ टाइप वाटर आपको दिखता है। ठीक है, तो ये हो गए। और ये वाली जो फॉर्म होती है दिस इज कॉल्ड एटॉल, जो कि आपके तुवालू आइलैंड्स भी है। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट चलो। अब कोरल रीफ मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कैल्केरियस स्केलेटन यहाँ पे बनते हैं, हड्डियों से याद रह जाएगा, कैल्शियम का मेन कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा। उसके बाद कॉलोनीज ये बनाते हैं, कॉलोनीज में ही दिख रहे हैं ना सारे, ऐसे थोड़ी है सॉलिटरी है नेचर में कि एक पॉलिप यहाँ पे हो गया एक दूसरे दूरी पे जाके, तो नहीं, कॉलोनीज में ये रहते हैं। नेक्स्ट आ जो कोरल रीफ क्या होता है, तो रीफ हमने देख लिया, एकमुलेशन हो जाती है और ये मिलियन ऑफ ईयर से एकमुलेशन चलती आ रही है और ये ऊपर जमीन तक पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से कोरल रीफ का फॉर्मेशन हुआ। बहुत सारे कोरल आइलैंड्स भी बन जाते हैं, जो टूरिज्म भी फिर प्रमोट होता है, जैसे मालदीव से। मालदीव का मेन तो डाइविंग की वजह से ही चलता है, बाकी देखने में सुंदर है ही, एटॉल्स भी है वहां पे, बैरियर रीफ भी है वहां पे, तो मल्टीपल एटॉल्स हैं, जैसे ऐसे सर्किल बने हुए हैं वो भी सर्कल बनाते हैं फर्दर, है ना, उसका तो स्ट्रक्चर ही यूनिक आ जाता है। तो उनकी जो मेन इकोनॉमी भी है वो टूरिज्म पे ही बेस्ड है। हमारे पास भी है कोरल आइलैंड्स, लक्षद्वीप वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। जब यहाँ पे डेवलपमेंट की बात चली थी कि यहाँ पे हम एयर स्ट्रिप्स बनाएंगे, मल्टीपल एयर स्ट्रिप्स, तो लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करा कि आज तक हमने आपसे डेवलपमेंट नहीं मांगी ताकि हम यहाँ पर इको टूरिज्म को प्रमोट कर सके। फेरीज के थ्रू, बोट्स के थ्रू लोगों को घुमाते हैं, आप बोल रहे हो कि डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोरल रीफ को सफाई बहुत ज्यादा पसंद होती है। जैसे आप पोल्यूट करोगे, टेम्परेचर को राइज करोगे, वो वहां से चले जाएंगे, फिर क्या प्रमोट करोगे यहाँ पे, खाली फिर ये सफेद रंग की चीज बचेगी जिसको पॉलिप बोलते हैं। और जब कोरल की जो एल्गी थी वो अपनी मर्जी से उसको छोड़ के जाती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। यस, नेक्स्ट आ जाओ। और बाकी यहाँ पे लाइफ भी सपोर्ट होती है, फिशेज आपको हमेशा आसपास दिखाई देंगी, तो एक इकोसिस्टम अपने में ही जनरेट हो जाता है। उसके बाद आते हैं कि रिलीफ फीचर कैसे कैसे मिल सकते हैं, तो फ्रिंजिंग रीफ है, बैरियर रीफ है और तीसरा एटॉल्स है। नंबर 1 फ्रिंजिंग रीफ, ये आपको जमीन से काफी नजदीक पे मिलेंगे, मतलब किनारे पे ही होंगे, शोर लाइन पे ही होंगे। अगेन साइज थोड़ा बड़ा ही सोचना, ओशन की हम बात कर रहे हैं। शैलो लगून मिल सकती है, मतलब ज्यादा गहरी नहीं होंगी, थोड़ी बहुत मिल सकती है आसपास में। पर जैसे जैसे आगे जाओगे बैरियर रीफ आएगा, यहाँ पे प्रॉपर आपको लगून दिखेगी। पैरेलल देखी थी ना, ऐसे लैंड मास था और उसके साइड में लगून भी थी। पर एटॉल के केस में क्या देखा, सेंटर में आपको लगून मिल जाएगी, प्रॉपर एक लगून बना होगा। अब चलते हैं तुवालू में। तो एक चीज अपने को क्लियर है, एटॉल पे आपने टिक करना है। जब भी पूछा जाए कि स्पेसिफिक कौन सी कोरल रीफ आपको दिखाई देगी, तो आंसर विल बी एटॉल्स। अब डेटा के ऊपर आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट आती है, वायर्ड रिपोर्ट, बहुत सारे आर्टिकल्स ये पब्लिश करते रहते हैं, तो उसी में मेन फोकस इनका रहता है एसडीजी नंबर 13 पे, विच इज क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो इन्होंने एनालिसिस लगाया है कि जो तुवालू आइलैंड है वो अपकमिंग जो 25 साल आ रहे हैं, यानी कि 2050 तक का डेटा यहाँ पे बोला गया है, उस टाइम पे ये अंडर वाटर होगा पूरा। तो ऑब्वियस ही बात है, लोगों को यहाँ पे माइग्रेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैंने आपको ट्रीटी बताई, फैले-पिली यूनियन ट्रीटी, इसको रट लेना, क्वेश्चन बन सकता है इस पे, फैले-पिली यूनियन ट्रीटी। तो उन्होंने बोल दिया है कि हम परमानेंट रेजिडेंसी प्रोवाइड करेंगे। अब ऐसा मत सोचना कि ये तो बहुत ह्यूमैनिटी वाला काम कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि ये डेवलप नेशन है,
सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है टेम्परेचर को इंक्रीज करवाने में, कोल का इतना ज्यादा यूसेज हुआ, इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ, गलती तो ये डेवलप कंट्रीज की ज्यादा है। इवन डेवलपिंग कंट्रीज, हम भी इसी में आते हैं, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, हमने भी ठीक ठाक एमिशंस करे हैं। तुवालू में तो है ही नहीं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कि जिससे टेम्परेचर रेज हो सके। तो मतलब एक तरह से ऐसे हुआ है कि गलती किसी और ने करी है, सजा किसी और को मिली है। कभी हुआ है स्कूल में ऐसे कि किसी और ने शोर मचाया था पर डंडे की तुम सभी को पड़गी, कितना बुरा लगता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे तो सोचो इनकी कंट्री से इनको बाहर जाना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा, इनके पास और ऑप्शन भी नहीं है। इवन जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि कुछ ऐसी ट्रीटीज साइन होनी चाहिए कि जो कंट्रीज पानी में सबमर्ज कर जाएंगी उनकी सॉवरेंटी रहनी चाहिए। मतलब हमारा नेशन है आज भी, चाहे वो पानी के अंदर बेशक डूब चुका है, वो वही लोग फील कर पाते हैं जिनके साथ होता है। ठीक है, आप हंस लो अभी, पर जिनको अपनी होम कंट्री से बाहर निकाला जाता है, तुम्हें कोई जबरदस्ती बोल दे कि यहाँ पे करियर नहीं है, चल बाहर निकल, तुम जा पाओगे? बिना बिना विल के कोई नहीं जाता है। विल बहुत जरूरी है। मुझे बोले मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे से जाया नहीं जाता इंडिया के बाहर। हाँ, घूमने के लिए अलग बात है, पर ऐसे रेजिडेंसी चेंज करनी पड़ जाए तो मैं तो नहीं हूँ। मतलब वो अपना अपना ओपिनियन है कि तुम में से कुछ होंगे कि हमें कनाडा जाना है, कुछ होंगे ऑस्ट्रेलिया जाना है, पर ऑस्ट्रेलिया में भी सी लेवल राइज करेगा ही करेगा, और उनकी तो सेंटर में सारे डेजर्ट हैं, रहते ही साइड में है, तो इनको भी माइग्रेट करना पड़ सकता है एक टाइम पे। तो सी लेवल एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। और एक दिन आपने अर्जेंटीना के बारे में भी पढ़ा हुआ है, कौन सी लोकेशन थी वो, ग्लेशियर का नाम था लोकेशन एल काफ्ता। तो वहां पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है पेरितो मोरिनो। इस पे बनेगा सवाल, क्योंकि इस बार 2025 आपका कौन सा ईयर है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर। कोऑपरेटिव और क्वांटम के ऊपर भी फोकस है, पर मेन एम्फेसाइज किस पे कर रहे हैं? ग्लेशियर्स के ऊपर। अब देखो ये कितना बड़ा साइज है इसका, पीछे तक दिखाई देगा, और इसका व्यू जो है वो बहुत यूनिक है। टूरिज्म बहुत पहले से चलता आ रहा है। जैसे यहाँ पे आइसबर्ग गिरता है लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि ओ माय गॉड आज तो हम बहुत बड़ा आइसबर्ग गिरते हुए देखेंगे। मतलब क्लाइमेट चेंज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, एनीवेज, पर क्लाइमेट चेंज इज रियल, तो आलू को वो पेनल्टी यहाँ पे फेस भी करनी पड़ रही है। जो गलती उन्होंने करी नहीं है उस चीज की पनिशमेंट मिली है उनको। यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो दिख रहे हैं लोग थोड़े थोड़े, अभी दिखे मुझे तो, ये देखो खड़े हुए हैं कि आइसबर्ग गिरेगा, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। आगे जब ये जाते हैं ना तो वहां पे बियर भी चलती है इनकी, कि आज तो हम इतने मिलियन साल पहले के पानी के साथ बियर को कंज्यूम करेंगे। चलो एनीवेज, अपनी अपनी सोच। अब आते हैं नासा की सी लेवल, जो उन्होंने डेटा दिया था कि सैटेलाइट इमेजिंग से उनको क्या पता चला। तो 15 सेंटीमीटर का लेवल राइज हुआ है अगर हम 30 साल के साथ कंपेयर करें। और तुवालू को बोल दिया गया है कि 2025 तक पूरे पूरे चांसेस हैं ये सबमर्ज कर जाएगा। यहाँ पे ट्रीटी का नाम लिखा हुआ है, फैलेपिले यूनियन ट्रीटी। 2023 में ये साइन करी गई थी, जिसके तहत बहुत सारे तुवालू के लोग इसको फिल करेंगे, और जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, अभी डाटा भी दिया गया है कि 8,000 से ज्यादा की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, और पॉपुलेशन कितनी थी? 11,000। और कुछ लोग ऐसे हैं जो माइग्रेशन करते रहते हैं कॉन्टिन्यूटी में, काम के पर्पज से किसी और कंट्री में चले गए और फिर थोड़े दिन अपने घर आ गए वापस, जो चलता है एज यूजुअल। तो 280 जो तुवालू पीपल होंगे उनको हर साल परमानेंट रेजिडेंसी दे दी जाएगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि एक साथ तो माइग्रेट नहीं हो पाएगा ना, थोड़े थोड़े चंक्स में करेंगे तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। और हाउसिंग, एजुकेशन, जॉब्स, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साइड में ही आपने न्यूजीलैंड भी देखा, न्यूजीलैंड में भी माइग्रेशन आपको मिलेंगी। ये वाली ट्रीटी सिर्फ किसके साथ है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ये रजिस्ट्रेशन का डेटा दे रखा है। उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर की क्या अर्ज है? तो जो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ट्रीटी होनी चाहिए कि नेशनल आइडेंटिटी कभी खत्म ना हो, वो जो सोल है उस कंट्री की वो हमेशा एग्जिस्ट करनी चाहिए। सॉवरेंटी पे बात करी गई है। और इसके बाद और सारी ये इंफॉर्मेशन है, इनको आप स्किप भी कर सकते हो, पर हाँ ये लिख सकते हो कि विद इन अ डेकेड जो 40% जो पॉपुलेशन होगी वो मूव कर चुकी होगी टुवर्ड अदर कंट्रीज, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया रहेगा, दूसरा न्यूजीलैंड रहेगा। हाँ जी गुन्नू, 11,000 लोग हैं यहाँ पे सिर्फ। हाँ बस 11,000 ही हैं। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में एक इमेज दिखाई ना, ये देखो इस तरह से ये कंट्री सेटअप, और सांप की तरह आपको आगे तक दिखाई देगी। कनेक्टिविटी भी ज्यादा नहीं है, टफ है ऊपर से, और रोड वगैरह प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट है, बट छोटी सी कंट्री है, 11,000 लोग हैं, लाख भी नहीं है, हजार में ही है। ओके डन। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब सुनो, इजी लगा होगा आपको मे बी, पर ये आर्टिकल आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट होगा कि कोई आइलैंड कंट्री पानी में सबमर्ज करेगी।